हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। कई दिनों से स्टूडेंट्स के द्वारा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूं और आप मुझे बताएं कि हम लोग सेकेंड ईयर से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज अपने अपने पूरे अनुभव के साथ में बताने की कोशिश करता हूं कि आप सेकेंड ईयर से क्या बेस्ट तरीका होगा प्लेसमेंट प्रिपरेशन का। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग के 4 साल के कोर्स में जो पहला साल होता है वो पहला साल पूरा का पूरा जो एक खास प्रेशर में होता है, जहां पे हमारे पास प्रेशर होता है कि आप अपना 0 CP के साथ में, मतलब कैरी ओवर पेपर के बिना आप अपना फर्स्ट ईयर को निकालें। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही गुजर जाता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और सारा का सारा फोकस होता है कि किसी तरीके से हम पास हों और फिर सेकेंड ईयर में पहुंचे। सेकेंड ईयर उस समय होता है जब कोई खास प्रेशर आपके पास नहीं होता। क्यों? फर्स्ट ईयर में प्रेशर होता है कि सारे क्लियर हम लोग सेकेंड ईयर में पहुंचना है, और थर्ड ईयर में क्या होता है कि फिर कंपनी आपके सामने आ जाती है। तो थर्ड ईयर से कंपनी आपके सामने आने लगती है तो थर्ड ईयर में फिर प्रेशर आ जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर का एक ऐसा समय है जब आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रेशर नहीं होता, किसी तरीके का चैलेंज नहीं होता है कि यार, और वही सबसे बेस्ट समय होता है कि आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से प्लेसमेंट की तैयारी आप स्टार्ट करेंगे, आइए हम लोग वन बाय वन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपकी प्लेसमेंट की तैयारी के 4 पिलर्स मैंने बनाए हैं, 4 स्तंभ हैं कि भाई इन 4 क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। पहला, स्किल सेट को डेवलप करना। दूसरा, कनेक्शंस को बनाना। एकेडमिक्स का ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर में ये 4 चीजें हैं जहां से अगर चीजों को हम स्टार्ट करें तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब एक एक को मैं एक्सप्लोर करूंगा आपको। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा एकेडमिक्स की। देखिए, मैंने अपने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ज्यादातर जो रिसर्च किया, ठीक है, तो ज्यादातर लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप डीएसए पढ़ना चालू कर दीजिए, आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा और ये है वो है। देखिए, ये किसी किसी सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सही हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन स्टूडेंट्स के साथ हम लोग डील करते हैं उनके लिए वो फर्स्ट ईयर से ही डीएसए पढ़ के सेकेंड ईयर में आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो रियलिस्टिक एनालिसिस है। तो क्या है कि सिर्फ डीएसए की बात मत करिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप समझिए कि ये घर है ना। तो घर में अगर ईंट आपका लगा हुआ है, प्रॉपर उसकी नींव मजबूत है, उसके बाद आप उस पर इंटीरियर करा सकते हैं। तो इंटीरियर कराएंगे तब घर ज्यादा अच्छा बनेगा, है ना। तो उसी तरीके से आप समझिए कि जो घर के जो फाउंडेशन है और घर जिस तरीके से बना हुआ है, जो कोर स्ट्रक्चर है, वो आपका एकेडमिक्स है ना। तो एकेडमिक्स को आप छोड़ नहीं सकते कि हम एकेडमिक्स को छोड़ के, कई कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पूरे के पूरे एकेडमिक्स को साइडलाइन कर देते हैं और पूरा फोकस अपना डीएसए या इन चीजों पे लगा देते हैं। वो गड़बड़ है। अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे आपका सीजीपीए होगा तो कंपनी आपको बैठने नहीं देगी। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट हो, मान लीजिए कि आप बड़े बड़े डीएसए के क्वेश्चन चुटकियों में कर डालते हैं, लेकिन आपके पॉइंटर बने 5.5, आप हैं 6 सीजीपीए, और अगर आप 60% के साथ में, मान लीजिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं, कंपनी कर रही है मुझे 70% वाला चाहिए, तो आप वैसे ही क्राइटेरिया से बाहर हो गए, है ना। तो अपने एकेडमिक्स आपका कोर स्ट्रक्चर है, एकेडमिक्स के साथ में आपको इन चीजों को करनी है, एकेडमिक्स को छोड़ के इन चीजों को नहीं करनी। तो एकेडमिक्स में कम से कम आप मान के चलिए कि 70 to 80 पॉइंटर्स के बीच में तो आपको अपना अचीव करके उसको बैलेंस बना करके रखना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लगातार आप रेगुलर हैं अपने क्लासेस के अंदर, तो आपका 70-80% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अचीव करना एकेटिव कॉलेजेज में या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट। ठीक है, तो एकेडमिक्स से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एकेडमिक्स हमारे मतलब इस पूरे सिस्टम में आप समझिए कि एकेडमिक्स कोर स्ट्रक्चर है। एकेडमिक्स को छोड़ के बाकी चीजें नहीं हो सकती, एकेडमिक्स के साथ में सारी चीजों को करना है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि अब आते हैं स्किल सेट को आपको डेवलप करना है। स्किल सेट सेकेंड ईयर में आते आते तक आप सी पढ़ चुके होंगे और डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे होंगे, है ना। लेकिन आगे की जो प्रोग्रामिंग है, जैसे डीएसए की प्रोग्रामिंग है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जिसको आप कह सकते हैं, वो सी से पॉसिबल नहीं होती। सी से आप करेंगे तो आप जगह जगह पे फंस जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन 3 लैंग्वेजेज में, ये जो 3 लैंग्वेजेज हैं आपका सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा,
इन तीनों में से किसी दो पे आप काम स्टार्ट करिए। मतलब शुरुआत में आप चाहें तो एक पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम दो लैंग्वेज पे अगर आप काम चालू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो पाइथन के साथ में या तो सी प्लस प्लस, या पाइथन के साथ में आप चाहें तो जावा को चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत करने के लिए आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के चलिए, ठीक। जनरली क्या होता है कि प्रोग्रामिंग आने से हमको लगता है कि लॉजिकल स्किल मजबूत हो गई, लेकिन नहीं। जो प्रोग्रामिंग के साथ साथ में लॉजिकल स्किल को अपने आप को मतलब मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब है कि जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप डेटा स्ट्रक्चर के पढ़ रहे हैं उन सबका आप प्रोग्राम बनाइए। तो जब आप उन सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट का प्रोग्राम बनाएंगे तो आपकी लॉजिकल स्किल काफी अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो आपको एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में जाना चाहते हैं, और जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं ना, उस डेटा स्ट्रक्चर को आपको और बेहतर स्ट्रेंथन करना है। आपको सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है, और साथ ही साथ इस पार्ट को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। कई लोग इससे प्रोग्रामिंग करते हैं, और उनका फिर, क्योंकि हर कंपनी में जो शुरुआती एग्जाम होता है उसमें क्वांट एप्टीट्यूड और वर्बल उसका एक सिंपल पार्ट होता है, तो वो मतलब वो एक पार्ट होता ही होता है, भले उसकी वेटेज चाहे जितना हो। तो जब तक आप इन चीजों में भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो शुरुआती बेसिक पार्ट ही नहीं निकलेगा। मान लीजिए किसी कंपनी के 2 राउंड है, पहले राउंड में वो क्वांट एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं और दूसरे राउंड में प्रोग्रामिंग पूछ रहे हैं, तो दूसरे राउंड तक पहुंचने के लिए पहले राउंड को तो आपको निकालना पड़ेगा ना इसको। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मैंने सेकंड पॉइंट में आपको कहा कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसके बाद आपको अपनी लॉजिकल स्किल को स्ट्रांग करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर को पूरा प्रैक्टिकली पढ़ना है। और इनकी जो क्लासेस चल रही हैं, या अगर क्लासेस आपके यहाँ मान लीजिए नहीं चल रही हैं, तो इसको आपको कंपनी में किस तरह के क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड कैसा पूछा जाता है, उसकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद एक तीसरी जो एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपके पास बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिंक्डइन पे आपको एक प्रोफाइल आप बनाइए। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अभी आप जाइए एचआर से आप बात करिए, एचआर को रिक्वेस्ट भेजिए, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ प्रोफाइल बनाइए और अपने लिंक्डइन से प्रोफाइल बना के अपने कनेक्शंस को बनाइए। कनेक्शंस बनाने से क्या फायदा होगा, जब तक आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तब तक आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कनेक्शंस आपके बन चुके रहेंगे, और आपको पता भी चलता रहता है कि कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है, कौन सी कंपनी का क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपको लिंक्डइन से फायदा होगा, थोड़े से आपको प्रोफेशनल कनेक्शंस बन जाएंगे। और अपने सीनियर्स के साथ में टच में हमेशा रहिए, ठीक है। जो आपके सीनियर हैं, कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस कंपनी में है, कंपनी में क्या चल रहा है। जब आप सीनियर से काम करते हैं तो एक तो फायदा होता है कि हो सकता है कि उनका रिक्वायरमेंट हो तो आपको रिफर कर देंगे, रेफरल दे देंगे। दूसरा फायदा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो कंपनी में जो भी कुछ चल रहा है वो सीनियर्स के द्वारा आपको क्या होता है पता लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सीनियर से जरूर इंटरेक्शन बना करके रखिए, और लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो भी एचआर हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होने के बाद उससे कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको भेजिए, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि भाई मैंने कहा कि अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए कि आपने कहा मुझे सी प्लस प्लस पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो अब आप सी प्लस प्लस को नॉर्मल तरीके से आप पढ़ेंगे तो क्या मान लिया जाए कि आपको सी प्लस प्लस आ गई, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपको सी प्लस प्लस उस स्तर पे करना है कि आपको डीएसए आप उस पर कर सकें, तो पहले हैकर रैंक पे जाइए और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए कि आपने चुना सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस में जाकर के आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जाकर के वहां पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपके पास प्रैक्टिस का ऑप्शन होता है, वहां पे जाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि प्रॉब्लम का सलूशन गूगल पे नहीं देखना है, अपने से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और सॉल्व करते करते आप कम से कम 4 से 5 स्टार उसमें अचीव करिए। मतलब मैक्सिमम 5 स्टार होता है, तो मिनिमम 4 से 5 स्टार भी हैं आपके तो काम चलेगा। तो 4 स्टार कम से कम अचीव करिए, तब ये माना जाएगा कि आपको लैंग्वेज आ गई। ये नहीं कि आपने किसी यूट्यूब की प्लेलिस्ट को देख लिया, आपने सारे लेक्चर को देख लिया और लेक्चर को देखने के बाद अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे प्रोग्रामिंग आ गई। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग तब आएगी जब आप उस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम पे सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है कि आप हैकर रैंक पे जाएं उस लैंग्वेज में, जैसे आपने सी प्लस प्लस चुना है तो उसमें 4 से 5 स्टार आप अचीव करें, ठीक है। दूसरा है कि उनमें अभी तुरंत आप बैक ट्रैकिंग या डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करें। सबसे पहले आप जाएं लीड कोड पे और उसकी जो लूप की प्रॉब्लम्स हैं या जो पैटर्न्स हैं या एरे है या स्ट्रिंग है उस लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आराम से बेसिक कंसेप्ट पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इन कंसेप्ट पे जाकर के लीड कोड वगैरह प्लेटफॉर्म पे आप क्या करें, तैयारी करें, अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद
जितने भी कोडिंग बेस्ड हैकेथॉन होते हैं आप देखेंगे तो कोडसेप्ट पे या फिर अभी कोडविटा हुआ या इस तरह के तमाम जो हैकेथॉन्स होते हैं उन पे आप नजर रखिए। जहां पर भी हैकेथॉन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि शुरुआत में जब आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कि कई हैकेथॉन तक आप एक प्रॉब्लम भी ना कर पाए, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा सबके साथ में होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने को चेंज करते रहेंगे, अपने में पढ़ते रहेंगे, अपने में अपडेट करते रहेंगे, तो एक समय बाद आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही दिक्कत हैकर रैंक पे भी होती है। कई बच्चे आते हैं कहते हैं सर हैकर रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। तो अगर हैकर रैंक की प्रॉब्लम मान लीजिए नहीं सॉल्व हो रही है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? मान लीजिए जिस टॉपिक पे हो वो कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है तो उसके आर्टिकल पढ़िए, प्रॉब्लम को नहीं देखिए कि प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन देकर उसको सॉल्व कर दे, ये नहीं करना आपको। उसमें वो क्या पूछ रहा है उस टॉपिक के आप चाहे तो आर्टिकल देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए और फिर जाके उस प्रॉब्लम को आप अप्रोच करिए। ठीक है, तो उसके बाद आप उसी तरीके से जब आप हैकेथॉन्स देने लगेंगे तो हैकेथॉन्स में एक अलग लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप एक आध क्वेश्चन करना चालू करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा और फिर धीरे धीरे बिल्कुल हैवी वेट लिफ्टिंग की तरह हैकेथॉन काम करते हैं कि अगर आप शुरुआत में जिम में जाते हैं तो 5 किलो उठाते हैं, अगले दिन 6 किलो उठाते हैं, फिर अंतिम में हो सकता है 50 किलो आप उठाने लगे। तो बिल्कुल हैकेथॉन वैसे भी होता है, शुरुआत में बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, धीरे धीरे थोड़ा सॉल्व होगी और फिर एक समय आएगा जब आप काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर तक इतना अचीव कर लेते हैं जितना मैंने आपको बताया, आप हैकाथॉन में बैठने लगे और कम से कम एरे स्ट्रिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे तो एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। मेरे ख्याल से आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह प्लेसमेंट की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।